7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की सेना ने गाजा पर हमला किया था। इजराइल की सेना ने लेबनान पर भी हमले किए। नेतन्याहू और ट्रंप की सेना ने ईरान को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश और पूरे मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल कर दिया। ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, चरमरा गई। तेल आयात पर संकट पैदा हो गया। लेकिन क्या अब इजराइल की जो सेना है वो पस्त हो गई है? क्या इजराइल की सेना के हौसले जवाब देने लगे हैं? लगभग 3 साल से लगातार युद्ध लड़ते लड़ते इजरायली सेना थक चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल की सेना टूट रही है? घायल सैनिकों का लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। जो सबसे बड़ा संकट इजरायली सेना में इस वक्त पैदा हो चुका है, युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था। शुरुआत में दुनिया की नजरें सिर्फ बमबारी हमलों और सैन्य रणनीति पर थी, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दी है, जिसने इजराइल के भीतर ही चिंता बढ़ा दी है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा मोर्चे पर तैनात रहते हैं। और इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बड़े सुधार नहीं किए गए तो युद्ध में घायल सैनिकों के पुनर्वास का जो पूरा सिस्टम है वो बोझ तले ढह सकता है। सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में गिनी जाने वाली इजरायली सेना यानी आईडीएफ पर ऐसा संकट आया क्यों? लगातार युद्ध लड़ते लड़ते ऐसे संकट पैदा हो गए और इसका असर सिर्फ इजराइल पर नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य पर कैसे पड़ सकता है। इस पर हम बात करेंगे इस एक्सप्लेनर में और ये समझेंगे कि दरअसल जो इजराइल का रक्षा मंत्रालय है और उन्होंने जो नया ताज़ा आंकड़े बताए हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 26,200 से ज़्यादा आईडीएफ सैनिक और सुरक्षा बलों के जवान घायल हो चुके हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 65% सैनिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं इजराइल के। अब कैसे युद्ध लड़ेंगे नेतन्याहू? यानी पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये जो गंभीर चिंता का विषय है, डिप्रेशन, लगातार डर के माहौल में रहना और सामान्य जिंदगी में लौटने में परेशानी आना। युद्ध खत्म होने के बाद भी इन सैनिकों के लिए असली लड़ाई खत्म नहीं होती है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 2026 तक घायल सैनिकों की संख्या 90,000 पार कर सकती है, जबकि 2028 तक यह संख्या 1 लाख के करीब पहुंच सकती है। जिस हमास जैसे आतंकी संगठन के नाम पर ईरान के परमाणु बम बनाने के नाम पर युद्ध शुरू किया गया था, क्या नेतन्याहू अब अपनी सेना को जंग में झोंकेंगे आगे? जबकि उनकी हाईटेक सेना अब गहरे तनाव में है, मानसिक तनाव में है, शारीरिक परेशानी से गुजर रही है। इजरायली सेना में लगभग आधे सैनिकों को मानसिक उपचार की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री कह रहा है। ऐसे बयान इजराइल की रक्षा मंत्रालय कह रही है। और सबसे बड़ी समस्या इजरायली सेना की मानसिक स्वास्थ्य है। आमतौर पर युद्ध में हम गोलियां, मिसाइलें और बम देखते हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा घाव कई बार शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर होता है। गाजा में लड़ रहे सैनिक लगातार शहरी युद्ध लड़ रहे हैं, सुरंगों में ऑपरेशन कर रहे हैं, हर समय ड्रोन और स्नाइपर्स जो लगातार जो स्नाइपर्स हमले करते हैं ना, उसके खौफ में रहते हैं, अपने साथियों की मौत अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। ऐसे हालात में पीटीएसडी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक करीब 17,000 लोग मनोवैज्ञानिक चोटों का इलाज करा रहे हैं। इनमें लगभग 7,700 सैनिक ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चोट लगी है, जबकि करीब 9,000 जो इजरायली सैनिक हैं केवल शारीरिक चोटों का इलाज करा रहे हैं। यानी मानसिक चोटें अब युद्ध के सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इजराइल का जो पुनर्वास सिस्टम है वो कैसे काम करता है,
ये भी समझ लेते हैं। इजराइल में घायल सैनिकों की देखभाल की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की होती है। यही विभाग इलाज, मानसिक काउंसलिंग, आर्थिक सहायता, रोजगार, परिवार को सहयोग और सामान्य जीवन में वापसी की कोशिश करने में मदद करती है, जैसी सुविधाएं भी देती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में घायल सैनिक आने के बाद यह व्यवस्था दबाव में है, चरमरा गई है, डामाडोल स्थिति है। हालांकि वहां की जो रक्षा मंत्रालय ये कदम उठा रही है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की संख्या 4 गुना तक बढ़ा दिया गया है, लगभग 4000 प्रोफेशनल कर दी गई है। रिहैबिलिटेशन होम्स की संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है। पूरे देश में 9 रिहैबिलिटेशन फार्म्स बनाए गए हैं। मोबाइल मेंटल हेल्थ क्राइसिस यूनिट शुरू की गई है। युवा मरीजों के लिए अलग नर्सिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसके बावजूद रक्षा मंत्रालय जो वहां का है, उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो बड़ी और मौजूदा व्यवस्था को और पर्याप्त बनाया जाएगा, ऐसी कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने क्या चेतावनी दी है, ये भी समझ लीजिए। रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ने साफ साफ कहा है कि बेहद सख्त शब्दों में ये कह दिया है कि अगर सार्वजनिक समिति की सिफारिशें लागू नहीं की गई तो घायल सैनिकों के पुनर्वास का राष्ट्रीय सिस्टम टूट सकता है। समिति ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाया जाए, हर घायल सैनिकों के लिए पर्सनल केस मैनेजर नियुक्त किया जाए और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए, इलाज को ज़्यादा तेज और आसान बनाया जाए। और बाराम ने साफ ये भी कहा कि हमें हमारे बयानों से नहीं बल्कि काम से आका जाएगा। आईडीएफ आखिर कितनी बड़ी संख्या सेना है, इस पर बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इजराइल की जो सेना है, मतलब आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस। इजराइल में लगभग हर नागरिक के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होती है और पुरुषों और महिलाओं दोनों को सेना में सेवा देनी पड़ती है। आईडीएफ के 3 प्रमुख अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। इसके अलावा बड़ी संख्या में रिजर्व सैनिक भी हैं, जिन्हें युद्ध के समय फौरन बुलाया जाता है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को सक्रिय किया था, जो उसके इतिहास की सबसे बड़ी संख्या जो सैनिकों की थी, और वो लामबंदी जो थी सबसे बड़ी मानी गई थी। लेकिन लंबे वक्त तक लगातार युद्ध लड़ते लड़ते सैनिकों पर मानसिक दबाव बढ़ गया। रिजर्व सैनिक महीनों तक नौकरी और परिवार से दूर रहे, आर्थिक नुकसान भी हुआ और अब पुनर्वास व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। मंत्रालय का साफ कहना है कि नए मरीजों में लगभग आधे सैनिक 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, जबकि 92% पुरुष और 8% महिलाएं हैं। यानी सबसे ज्यादा असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। दुनिया अक्सर युद्ध में जीत और हार पर बात करती है, लेकिन हर युद्ध का एक दूसरा चेहरा भी होता है। वो है उन सैनिकों की जिंदगी जो जिंदा तो लौट आते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कभी पूरी तरह वापस नहीं लौट पाते। आज इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गाजा में लड़ाई नहीं है, बल्कि उन हजारों सैनिकों का भविष्य भी है, जो युद्ध के बाद इलाज, पुनर्वास और मानसिक सहारे का इंतजार कर रही हैं। अगर इजरायली रक्षा मंत्रालय की आशंकाएं सही साबित होती हैं, तो आने वाले सालों में इजराइल को सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि अपने ही सैनिकों के पुनर्वास के मोर्चे पर भी बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि यह मुद्दा केवल इजराइल का नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध की उस सच्चाई का प्रतीक है, जहां जीत की कीमत कई बार युद्ध खत्म होने के बाद भी चुकानी पड़ती है। युद्ध पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेतन्याहू को सोचना चाहिए कि टारगेट हासिल करने के बाद युद्ध पर ब्रेक लगा देना चाहिए, नहीं तो अपने ही इजराइल के ही लोग और सेना अपनी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं।